नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मैं हूं आपके साथ मुक्ता सिंह। मैं संसद हूं, मौजूदा सरकार और इसकी पिछली जीत की कहानी। इस सरकार की पिछली जीत की कहानी। मोदी का मैजिक दोबारा चला और शाह का चुनावी प्रबंधन कामयाब रहा। मैं संसद हूं, मेरी जर्जर होती अस्थियां अब कुछ ही दिनों की मेहमान हैं। मैं तो रिटायर होने वाला हूं, लेकिन भावी पीढ़ियां मेरी दरों दीवारों में अतीत की गूंजती आवाजों को सुनेंगी और भारत देश के उस गरिमामयी इतिहास को जान सकेंगी जिसकी मैं पिछले लगभग 100 सालों से साक्षी रहा हूं। मेरी जगह अब नए संसद भवन के गलियारे इस देश के भविष्य के निर्माता होंगे। लेकिन मैं 1927 से इस देश के गौरवशाली इतिहास की और इस दौरान हुए तमाम घटनाओं का साक्षात गवाह रहा हूं। भले ही मुझे लुटियंस और बेकर ने डिजाइन किया हो, लेकिन मेरी आत्मा भारतीय ही रही है। मैंने 1947 में अपने ही एक हॉल में इस देश की तकदीर बदलते देखी है। मेरी ही आंखों के सामने 1947 को अंग्रेजों द्वारा सत्ता का ऐतिहासिक हस्तांतरण मेरे देश के प्यारे वासियों को किया गया। उसके बाद साल दर साल मैंने मेरे गलियारों में सत्ता के मोहरों को शह और मात का खेल खेलते देखा। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी तक सियासत की गंगा में न जाने कितना पानी बह चुका है। मेरे गलियारे गवाह हैं इस देश की सियासत के, इस देश की तरक्की के, इस देश की विकास यात्रा के। मेरे गलियारों ने तमाम सत्ता का परिवर्तन देखा, हजारों लाखों बहसों, तीखी नोकझोंक, हंसी मजाक के दौर देखे। मेरे सेंट्रल हॉल ने नेहरू से लेकर मोदी तक 14 प्रधानमंत्रियों को इस देश की नीति और नियति निर्धारित करते देखा। और अब जब मौजूदा मोदी सरकार ने मुझे ही इतिहास बनाने का फैसला किया तो एहसास हुआ कि मैं वाकई में बूढ़ा हो चुका हूं। लगभग 100 साल का। नई पीढ़ी, बढ़ती संख्या और उसकी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अब नई अस्थियों की जरूरत है। नए संसद भवन की इमारत अब इस देश की भविष्य की सत्ता के नए आयामों की साक्षी बनेगी। लेकिन क्योंकि 2024 में देश एक नई सरकार को चुनने के लिए वोट करेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार अतीत के पन्नों पर पड़ी धूल को हटाया जाए और पिछले चुनावी आंकड़ों की परत दर परत पड़ताल की जाए। और सोचा क्यों न ये विश्लेषण भी किया जाए कि आखिर इस सरकार के रिकॉर्ड सफलता का राज क्या है। जब पीएम मोदी ने पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में अपने संबोधन में देशवासियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने फकीर की झोली उम्मीदों से भर दी है। हमने नए भारत के निर्माण के लिए जनादेश मांगा था और लोगों ने इसके लिए आशीर्वाद दिया है। तो सीधे सीधे इस बात का संकेत दे रहे थे कि आने वाले वक्त में भी हम यही एजेंडा लेकर चलने वाले हैं। राष्ट्रवाद, हिंदू गौरव और नए भारत जैसे चुनावी मुद्दों पर आधारित मोदी की प्रचंड लहर पर सवार बीजेपी ने 303 सीटें जीतकर इतिहास रचा। जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को 282 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी, या यूं कहें कि मोदी की लहर इतनी वेगवान थी कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपने परिवार के गढ़ अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए। हालांकि केरल के वायनाड से उन्होंने जीत दर्ज की और इसी जीत के साथ 68 साल के गुजराती नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी पिछले कई दशकों में सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे। इस जीत के पीछे मोदी मैजिक तो था ही, लेकिन अपनी खास चुनावी रणनीति की वजह से बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की राजनीतिक और रणनीतिक चालें भी बीजेपी की इस प्रचंड जीत की संवाहक बनी। अमित शाह ने दिखा दिया है कि वो बूथ से लेकर चुनाव मैदान तक प्रबंधन और प्रचार की ऐसी सधी हुई बिसात बिछाते हैं कि मजे से मजे राजनीतिक खिलाड़ी भी अक्सर मात खा जाते हैं। शतरंज खेलने से लेकर क्रिकेट देखने और संगीत में गहरी रुचि रखने वाले अमित शाह को राजनीति का माहिर रणनीतिकार माना जाता है। 54 वर्षीय शाह को राज्य दर राज्य भाजपा की सफलता गाथा लिखने का सूत्रधार माना जाता है। वर्तमान लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दक्षिण भारत में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए उनकी सफल रणनीति को श्रेय दिया जा रहा है। अमित शाह ने पंचायत से लेकर संसद तक भाजपा को सत्ता में लाने के सपने को साकार करने की दिशा में प्रतिबद्ध पहल की है। जुलाई 2014 में भाजपा अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद भाजपा के विस्तार के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को जागृत करने का काम किया।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शाह ने विचारधारा की दृढ़ता, असीमित राजनीतिक कल्पनाशीलता और वास्तविक राजनीतिक लचीलेपन का शानदार मिश्रण करके चुनावी समर में भाजपा की शानदार जीत का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने महाराष्ट्र में न केवल राजग के घटक दलों के साथ गठबंधन को लेकर लचीला रुख अपनाया, बल्कि स्थानीय स्तर पर प्रतिद्वंदी दलों के वोट बैंक को अपनी पार्टी के पाले में लाने की रणनीति को अंजाम दिया। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में भी गठबंधन किया। पूर्वोत्तर में गठबंधन के परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आए हैं। चुनाव प्रबंधन के खिलाड़ी शाह ने पहली बार 1991 के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का चुनाव प्रबंधन संभाला था, लेकिन उनके बूथ प्रबंधन का करिश्मा 1995 के उपचुनाव में तब नजर आया जब साबरमती विधानसभा सीट पर तत्कालीन उप मुख्यमंत्री नरहरि अमीन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे अधिवक्ता यतिन ओझा का चुनाव प्रबंधन उन्हें सौंपा गया। खुद यतिन कहते हैं कि शाह को राजनीति के सिवा और कुछ नहीं दिखता। उनके करीबी बताते हैं कि पारिवारिक और सामाजिक मेल मिलाप में वो बहुत कम वक्त जाया करते हैं। शाह को कार्यकर्ताओं की अच्छी परख है और वो संगठन व प्रबंधन के माहिर खिलाड़ी हैं। शाह ने पहली बार सरखेज से 1997 के विधानसभा उपचुनाव में किस्मत आजमाई और तब से 2012 तक लगातार 5 बार वहां से विधायक चुने गए। सरखेज की जीत ने उन्हें गुजरात में युवा और तेज तर्रार नेता के रूप में स्थापित किया। उस जीत के बाद वो भाजपा में लगातार सीढ़ियां चढ़ते गए। मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद शाह और अधिक मजबूती से उभरे। 2003 से 2010 तक गुजरात सरकार की कैबिनेट में उन्होंने गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाला। हालांकि उन्हें इस बीच कई सियासी उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर लाया गया तो उनके सबसे करीबी माने जाने वाले अमित शाह को भी पूरे देश में भाजपा के प्रचार प्रसार में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में उन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी को 80 में से 71 सीटों पर जीत दिलवाकर अपनी राजनीतिक क्षमता भी साबित की। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की कामयाबी के पीछे शाह की रणनीति को महत्वपूर्ण माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने पूरे देश में करीब 500 चुनाव समितियों का गठन किया और करीब 7,000 नेताओं को तैनात किया। उन्होंने पार्टी के चुनाव अभियान में ऐसी 120 सीटों पर खास ध्यान दिया जहां भाजपा पहले चुनाव नहीं जीत पाई थी। उन्होंने पार्टी के अभियान को चलाने के लिए 3,000 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को तैनात किया। 2019 की बीजेपी की जीत का दारोमदार मोदी और शाह की जोड़ी के राजनीतिक और रणनीतिक दांव पेचों पर था, सो उन्होंने बखूबी निभाया। जहां एक तरफ राष्ट्रवाद, हिंदू गौरव, नया भारत जैसे मुद्दों से लोगों के जहन में खलबली पैदा की, तो दूसरी ओर बूथ लेवल मैनेजमेंट से घर घर मोदी को पहुंचाया और बीजेपी की जीत का रास्ता तैयार किया। अब एक बार फिर से बीजेपी के लिए चुनावी समर की तैयारी है 2024 में। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी अपने पुराने रास्ते पर चलकर राष्ट्रवाद और बूथ लेवल मैनेजमेंट जैसे तरीकों पर कायम रहेगी या फिर मोदी शाह के कुछ और नए राजनीतिक और रणनीतिक पैतरों से इस देश के लोग रूबरू होंगे। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।